हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ये हमारी दूसरी सीरीज़ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ये हमारा MCQ पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक सीरीज़ लेकर आए थे आपके लिए। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए चैप्टर 4, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा नंबर का है, 20 नंबर का। दो चैप्टर यहाँ पे सबसे बड़े हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो आप समझिएगा कितना बड़ा चैप्टर ये जो है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे या और कुछ जो है वो थ्योरिकल होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज। और आज हम इसमें दोस्तों टोटल 100 MCQs देखने वाले हैं। इसके बाद हमारी एक और सीरीज़ आएगी जिसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। Who is obligated to fulfill the contract in an option agreement? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में किसे जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है? ऑप्शन बायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन सी ऑप्शन राइटर, ऑप्शन डी ऑप्शन प्रीमियम पेयर। तो दोस्तों, इसमें जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन राइटर जो है आपके वह व्यक्ति होता है जिसे अनुबंध का पालन करना होता है जब ऑप्शन धारक अपने अधिकार का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन राइटर वह व्यक्ति होता है जिसे अनुबंध का पालन करना होता है जब ऑप्शन धारक अपने अधिकार का प्रयोग करता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। एक ऑप्शन जो खरीदार यानी बायर्स को जो है अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी, एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स। एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने का अधिकार देता है। ऑप्शन सी, एन ऑप्शन दैट मैंडेट्स द बायर टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स। एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने के लिए बाध्य करता है। ऑप्शन डी, एन ऑप्शन दैट मैंडेट्स द बायर टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने के लिए बाध्य करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स। एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने का अधिकार देता है। दोस्तों, कॉल ऑप्शन उस अनुबंध को संदर्भित करता है जो खरीदार को भविष्य में किसी निश्चित कीमत पर अंडरलाइंग एसेट्स खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। व्हाट इज अ पुट ऑप्शंस? व्हाट इज अ पुट ऑप्शंस? ऑप्शन ए, एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। पुट ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी, एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने का अधिकार देता है। ऑप्शन सी, एन ऑप्शन दैट मैंडेट्स द बायर टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने के लिए बाध्य करता है। ऑप्शन डी, एन ऑप्शन दैट मैंडेट द बायर टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने के लिए बाध्य करता है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन ऑप्शन दैट गिव्स द बायर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। एक ऑप्शन जो खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने का अधिकार देता है। दोस्तों, पुट ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो पुट ऑप्शन जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे बायर को यह राइट होता है कि वह एक निश्चित कीमत पर अंडरलाइंग एसेट्स को बेच सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट द ऑप्शन बायर पे अप फ्रंट टू द ऑप्शन सेलर? ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को क्या भुगतान करना पड़ता है? ऑप्शन बायर जो है वो ऑप्शन सेलर को क्या जो है वो पे करता है? ऑप्शन ए, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अनुबंध मूल्य। ऑप्शन बी, द स्ट्राइक प्राइस,
स्ट्राइक मूल्य, ऑप्शन सी द ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन डी द सेटलमेंट अमाउंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन जो बायर होते हैं उनको ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए ऑप्शन के जो राइटर होते हैं उनको या फिर जो सेलर होते हैं उनको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बाइंग एन ऑप्शन कंपेयर टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में ऑप्शन खरीदने का मुख्य लाभ क्या है? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में ऑप्शन खरीदने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड रिस्ट्रिक्टेड लॉस, असीमित लाभ और सीमित हानि। ऑप्शन बी अनलिमिटेड लॉसेज एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट्स, असीमित हानि और सीमित लाभ। ऑप्शन सी नो प्रीमियम पेमेंट रिक्वायर्ड, कोई प्रीमियम भुगतान आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी नो ऑब्लिगेशंस फॉर द सेलर, विक्रेता के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनलिमिटेड प्रॉफिट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड लॉसेस। यानी ऑप्शन में जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन में खरीदार को जो होता है वो असीमित लाभ होता है, यानी असीमित लाभ की संभावना होती, जबकि उसकी हानि केवल जो है उसके प्रीमियम तक सीमित होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसका लॉस जो है वो सिर्फ प्रीमियम तक होगा, जितना उसने प्रीमियम जो है वो चुकाया है उतना ही उसका लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? किसी ऑप्शन अनुबंध में अधिकार है लेकिन बाध्यता नहीं। वो हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो राइट बट नॉट द राइट तो होता है लेकिन बट नॉट द ऑब्लिगेशन, लेकिन बाध्यता नहीं। तो ऑप्शन ए किसको होता है? ऑप्शन राइटर को, ऑप्शन बी ऑप्शन होल्डर को, ऑप्शन सी ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन डी ऑप्शन ट्रेडर को। तो दोस्तों ऑप्शन जो होल्डर होता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन होल्डर को जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एसेट्स को खरीदने या बेचने का अधिकार होता है, लेकिन उसे यह करना अनिवार्य नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एसेट्स को खरीदने या बेचने का अधिकार होता है, लेकिन उसे यह करना अनिवार्य नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन होल्डर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Who is legally bound to honor the contract whenever the option is exercised? जब भी ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है तो किसे अनुबंध को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है? जब भी ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है तो किसे अनुबंध को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन बी ऑप्शन खरीदार, ऑप्शन सी ऑप्शन विक्रेता, ऑप्शन डी ऑप्शन प्रीमियम भुगतान करता। यानी ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन प्रीमियम पेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर यानी ऑप्शंस का जो सेलर होता है को खरीदार के अधिकार के तहत अनुबंध का पालन करना होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो सेलर होता है उसको जो है कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच टाइप ऑफ ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स? किस प्रकार का ऑप्शन खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स खरीदने का अधिकार देता है? किस प्रकार का ऑप्शंस खरीदार को अंडरलाइंग एसेट्स जो है खरीदने का अधिकार देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पुट ऑप्शंस, ऑप्शन बी कॉल ऑप्शन, ऑप्शन सी शॉर्ट ऑप्शन या फिर लॉन्ग ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदार को भविष्य में किसी निश्चित कीमत पर एसेट्स खरीदने का अधिकार देता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द अंडरलाइंग एसेट्स फॉर द ऑप्शंस डिस्क्राइब्ड इन द एग्जाम्पल? दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, उदाहरण में जो है अंडरलाइंग एसेट्स क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए निफ्टी 100, ऑप्शन नंबर बी है निफ्टी 50, ऑप्शन नंबर सी है BSE सेंसेक्स और ऑप्शन नंबर डी है निफ्टी नेक्स्ट 50।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग एसेट्स फॉर द ऑप्शन डिस्क्राइब्ड इन द एग्जांपल। यानी दिए गए एग्जांपल में जो है अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, निफ्टी 100, निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स क्या दे रखा है, निफ्टी 50। तो इसमें जो है उदाहरण में आपका क्या होगा, अंडरलाइंग एसेट्स निफ्टी 50, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अंडरलाइंग एसेट्स निफ्टी 50। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन इज द निफ्टी कॉल ऑप्शन डिस्क्राइब इन द एग्जाम्पल। उदाहरण में आपसे निफ्टी कॉल ऑप्शंस का प्रकार पूछा है, अमेरिकन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन कॉल या फिर अमेरिकन पुट और यूरोपियन पुट। तो दोस्तों आपके ऑप्शन टाइप जो है इसमें दे रखा है आपके कॉल यूरोपियन, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यूरोपियन कॉल दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यूरोपियन कॉल केवल समाप्ति की तिथि पर, यानी जो डेट होती है आपके ऑप्शंस की उसी दिन जो है उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, जबकि आपके अमेरिकन ऑप्शंस को समाप्ति से पहले कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपियन कॉल को केवल एक्सपायरी पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, जबकि अमेरिकन ऑप्शन को जो है एक्सपायरी से पहले कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट फॉर द निफ्टी ऑप्शन डिस्क्राइब्ड इन द एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट क्या है जो इसमें एग्जाम्पल में दिया है, मई 10, 2023। तो 2023 सब में है, मई 15, मई 25, जून 10। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस की एक्सपायरी कहाँ दी है, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे रखी है मई 25, 2023। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके एक्सपायरी डेट तक वैध रहता है, जिसके बाद इसका मूल्य समाप्त हो जाता है। तो यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस फॉर बोथ द निफ्टी कॉल एंड पुट ऑप्शन डिस्क्राइब्ड इन द एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे पुट ऑप्शंस का एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण है उस हिसाब से कॉल एंड पुट ऑप्शंस का आप अगर देखोगे तो वो सेम स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 18,400 के स्ट्राइक प्राइस का हमने ये उदाहरण लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18,400। स्ट्राइक मूल्य वह निश्चित कीमत होती है। दोस्तों स्ट्राइक जो प्राइस होती है वह एक निश्चित कीमत होती है जिस पर ऑप्शंस होल्डर एसेट्स को खरीद या बेच सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द हाई प्राइस फॉर द निफ्टी कॉल ऑप्शन ऑन मई 10, 2023। उदाहरण में आपको जो दे रखा उसमें आपसे पूछा है कि निफ्टी कॉल ऑप्शन की जो हाई प्राइस क्या थी। तो दोस्तों हाई प्राइस यहाँ पे दे रखी है आपको, पॉइंट नंबर 7, 130। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 130। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमारी सीरीज आती रहेगी वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी अप होता रहेगा। लेकिन अभी अगर आप सारे ही वीडियो करते हैं तो आपको जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके अलावा आप जो है एडवांस भी सीख जाएंगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक ऑप्शंस का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑप्शंस ऑन निफ्टी, ऑप्शंस ऑन सेंसेक्स, ऑप्शंस ऑन ONGC, ऑप्शंस ऑन S&P 500। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस के एग्जांपल की बात की है। यहाँ पे इनमें से स्टॉक ये ऑप्शन सी लग रहा है। यहाँ पे ONGC जो है स्टॉक है और ये उसका ऑप्शंस है, यानी ONGC का जो है ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Who has the right but not the obligation in an ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में किसे अधिकार होता है लेकिन बाध्यता नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। राइटर ऑफ एन ऑप्शंस, बायर ऑफ एन ऑप्शंस, सेलर ऑफ एन ऑप्शन या फिर एक्सचेंज। तो दोस्तों जो बायर होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बायर्स को जो है, खरीदार को जो है एसेट्स को खरीदने या बेचने का अधिकार होता है, लेकिन उसे ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता है, यानी बाध्यता नहीं होती है।
तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, तो 16 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द प्राइस पेड बाय द बायर ऑफ एन ऑप्शन टू द राइटर कॉल्ड। ऑप्शंस का खरीदार लेखक को जो भुगतान करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस का जो बायर होता है वो आपके राइटर यानी सेलर्स को जो भुगतान करता है उसे क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चंस देखा था। ऑप्शन प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शंस प्रीमियम। तो जो ऑप्शंस का बायर होता है वो सेलर को क्या पेड करता है, ऑप्शंस प्रीमियम, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Who has the obligation to buy or sell the assets in an option contract? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में एसेट्स को खरीदने या बेचने की बाध्यता किस पर होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा किस पर नहीं होती है, तो वो था होल्डर। ऑप्शंस का जो बायर होता है, होल्डर होता है, उसको नहीं होती। लेकिन अब पूछ रहा है कि किस पर बाध्यता होती है। ऑप्शन ए, बायर ऑफ एन ऑप्शन, राइटर ऑफ एन ऑप्शन, एक्सचेंज या ब्रोकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइटर ऑफ एन ऑप्शन। ऑप्शन का जो राइटर होता है उसको अनुबंध की शर्तों के तहत एसेट्स को खरीदने या बेचने की बाध्यता होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन अन अमेरिकन ऑप्शंस व्हेन कैन द ऑनर एक्सरसाइज देयर राइट। अमेरिकन ऑप्शंस में मालिक अपने अधिकार का उपयोग कब कर सकता है। आपके अमेरिकन ऑप्शंस की यहाँ पे बात की गई है कि अमेरिकन ऑप्शंस में व्हेन कैन द ऑनर एक्सरसाइज देयर राइट। ऑप्शन ए, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन बी, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन सी, ओनली आफ्टर द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन डी, एनी टाइम आफ्टर परचेजिंग द ऑप्शन। देखिए हमने अभी कॉल यूरोपियन और अमेरिकन कॉल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप समझिए कि कॉल यूरोपियन में जो है वो एक्सपायरी डेट पर ही उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस में आप जो हैं उस दिन और उससे पहले, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा कि ऑन समाप्ति की तिथि से पहले या उसी तिथि पर जो है हम एक्सपायरी ये आपके अमेरिकन ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं, आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन ए यूरोपियन ऑप्शंस व्हेन कैन द ऑनर एक्सरसाइज देयर राइट। यूरोपियन ऑप्शंस में मालिक अपने अधिकार का उपयोग कब कर सकता है। देखिए अभी हमने अमेरिकन ऑप्शंस की बात की, अभी हम यूरोपियन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि इसमें जो ओनर होता है आपके, व्हेन कैन द ओनर एक्सरसाइज देयर राइट। ओनर कब अपने राइट एक्सरसाइज कर सकता है अपने राइट को। तो ऑप्शन ए, समाप्त ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन ऑप्शंस में ऐसा होता है। ऑप्शन बी, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन सी, एनी टाइम आफ्टर परचेजिंग द ऑप्शंस। और अगला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट, समाप्ति की तारीख से पहले किसी भी समय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। यूरोपियन ऑप्शंस को केवल समाप्ति की तारीख पर एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको पता होगा आपकी हमारे इंडियन मार्केट में जो है यूरोपियन ऑप्शंस को ही जो है यहाँ पे लागू कर रखा है, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। इसीलिए आप देखते हो CE, कॉल को हम CE लिखते हैं और पुट को हम PE लिखते हैं या फिर लिखा हुआ देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया व्हाट स्टाइल आर ऑल इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। भारत में सभी इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन किस शैली के हैं। ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। ऑप्शन बी, एशियन स्टाइल ऑप्शन। ऑप्शन सी, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। ऑप्शन डी, लैटिन स्टाइल ऑप्शन। दोस्तों इसी बारे में अभी हमने पढ़ा था। भारत में सभी इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस
यूरोपियन शैली के होते हैं जिन्हें केवल समाप्ति की तारीख पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में सभी इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं वो यूरोपियन शैली के होते हैं जिन्हें केवल एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ऑप्शन प्रीमियम फॉर द कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18,400। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 25 मई 2023 को समाप्त होने वाले 18,400 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शंस का ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा। 25 मई 2023 को समाप्त होने वाले 18,400 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शंस का ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 25 मई 2023 के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है उसकी कॉल ऑप्शंस की प्राइस जो है उसकी क्या होगी, आप देखिए यहाँ पे क्लोज प्राइस आप देखेंगे तो वो है 124.50, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज द स्पॉट प्राइस ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स मेंशन्ड इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उदाहरण में जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या है। तो दोस्तों स्पॉट प्राइस क्या है, यहाँ पे निफ्टी 50 का स्पॉट्स प्राइस आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा अंडरलाइंग वैल्यू देखिए, इसी को हम स्पॉट प्राइस कहते हैं 18,315.10। ये आपके क्या होगा, स्पॉट्स प्राइस होगा आपके निफ्टी 50 का। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में ये दिखाई दे रहा है, यानी आपका जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर वर्तमान में अंडरलाइंग एसेट्स बाजार में ट्रेड हो रहा है। तो अंडरलाइंग एसेट्स वर्तमान में बाजार में कहाँ ट्रेड हो रहा है, 18,315.10 पर ट्रेड हो रहा है, इसी को हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। और स्ट्राइक प्राइस 18,400 है, यानी मार्केट जो है इसके इर्द गिर्द जब घूम रहा है जिस प्राइस के, उसी को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। 18,315 300 से जब ऊपर है तो इसी को हम क्या कहेंगे, 18,400 जो है इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट इज ऑप्शन इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस के संदर्भ में ओपन इंटरेस्ट क्या है। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस। तो ओपन इंटरेस्ट जो है ऑप्शंस के संदर्भ में क्या है। ऑप्शन ए, द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बी, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर अंडरलाइंग एसेट्स, यानी अंडरलाइंग एसेट्स के लिए उपलब्ध कुल ऑप्शन अनुबंधों की संख्या। ऑप्शन सी, द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट्स इज ट्रेडिंग इन द स्पॉट मार्केट, वह मूल्य जिस पर अंडरलाइंग एसेट स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ऑप्शन डी, द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेस्ड और सोल्ड, यानी वह मूल्य जिस पर अंडरलाइंग जो सिक्योरिटी है को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर एन अंडरलाइंग एसेट्स, यानी अंडरलाइंग एसेट्स के लिए उपलब्ध कुल ऑप्शन अनुबंधों की संख्या। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट आपके क्या होता है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो होता है उस अंडरलाइंग एसेट्स के खिलाफ ओपन या जो आउटस्टैंडिंग अनुबंध है यानी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी कुल संख्या से है, इसी को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हेन कैन बायर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस इन यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंजेस। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय एक्सचेंजों पर ट्रेड होने वाले यूरोपियन शैली के ऑप्शंस में खरीदार यानी बायर अपने ऑप्शंस का प्रयोग कब कर सकते हैं। वही प्रश्न आपसे फिर से घुमा के पूछा है। ऑप्शन ए, एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन बी, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन सी, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन डी, एनी टाइम आफ्टर परचेजिंग द ऑप्शन। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले पढ़ा है तो आपको जो है इसका उत्तर पता चल गया होगा, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, यानी केवल समाप्ति तिथि पर।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यूरोपियन शैली के ऑप्शंस केवल समाप्ति तिथि पर ही एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, यानी एक्सपायरी डेट पर ही, जबकि अमेरिकन शैली के ऑप्शंस को एक्सपायरी डेट से पहले भी कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो आपको इन दोनों का मेन डिफरेंस पता चल गया है, अमेरिकन ऑप्शंस को कभी भी या फिर एक्सपायरी डेट पर, लेकिन यूरोपियन जो कॉल्स होते हैं उनको हमेशा हम कब, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाउ डू यू कैलकुलेट द टोटल प्रीमियम फॉर अन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुल प्रीमियम की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए मल्टीप्लाई द स्पॉट प्राइस बाय द लॉट साइज, स्पॉट प्राइस को लॉट साइज से गुणा करके। ऑप्शन बी मल्टीप्लाई द ऑप्शंस प्रीमियम बाय द लॉट साइज, ऑप्शंस प्रीमियम को लॉट साइज से गुणा करके। ऑप्शन सी मल्टीप्लाई द स्ट्राइक प्राइस बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक प्राइस को अनुबंधों की संख्या से गुणा करें। ऑप्शन डी मल्टीप्लाई द ओपन इंटरेस्ट बाय द स्पॉट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट को स्पॉट प्राइस से गुणा करके, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लाई द ऑप्शन प्रीमियम बाय द लॉट साइज, यानी ऑप्शन अनुबंध जो होते हैं, यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के कुल प्रीमियम की गणना ऑप्शन प्रीमियम को लॉट साइज से गुणा करके की जाती है। ऑप्शन प्रीमियम को लॉट साइज से गुणा करके की जाती है। मान लीजिए निफ्टी 50 का 18,400 का जो अभी ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस, वो मान लीजिए 100 पे चल रहा है, और अभी जो है निफ्टी की लॉट साइज जो है अभी चेंज हुई है, उस हिसाब से 25 रुपीज़ इसकी लॉट साइज है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो आपका 100 इंटू 25, तो 100 इंटू 25 यानी कितना आता है, 2500 रुपये यहाँ पे क्या होगा आपका टोटल प्रीमियम हो जाएगा जो आपको पे करना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। व्हाट इज एन ओपनिंग ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग के संदर्भ में एक ओपनिंग ट्रांजैक्शन क्या है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन दैट क्लोज्ड अन एक्साइटिंग पोजीशन, एक ट्रांजैक्शन जो मौजूदा स्थिति को बंद करता है। ऑप्शन बी अ ट्रांजैक्शन दैट ओपन्स अ न्यू ट्रेडिंग पोजीशन और ऐड टू अन एक्साइटिंग वन, एक ट्रांजैक्शन जो एक नई ट्रेडिंग स्थिति खोलता है या मौजूदा स्थिति में जोड़ता है। ऑप्शन सी अ ट्रांजैक्शन दैट एक्सरसाइज अन ऑप्शंस, एक ट्रांजैक्शन जो केवल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है। ऑप्शन डी अ ट्रांजैक्शन दैट असाइन अन ऑप्शंस, एक ट्रांजैक्शन जो एक ऑप्शंस को असाइन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अ ट्रांजैक्शन दैट ओपन्स अ न्यू ट्रेडिंग पोजीशन और ऐड टू अन एक्साइटिंग वन। दोस्तों ओपनिंग ट्रांजैक्शन से तात्पर्य एक नए ट्रेडिंग स्थिति को शुरू करने या मौजूदा स्थिति में वृद्धि करने से होता है, इसी को हम ओपनिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट इज एन ओपनिंग परचेज इन ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ओपनिंग परचेज क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ओपनिंग परचेज क्या है? अ ट्रांजैक्शन इंटेंड टू रिड्यूस अ लॉन्ग पोजीशन। ऑप्शन बी अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस अ शॉर्ट पोजीशन, एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक शॉर्ट स्थिति को कम करना। ऑप्शन सी अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट और इंक्रीज अ लॉन्ग पोजीशन, एक ट्रांजैक्शन जिसका मुख्य उद्देश्य एक लंबी स्थिति बनाए रखना या फिर बढ़ाना। ऑप्शन डी अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट और इंक्रीज अ शॉर्ट पोजीशन, एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक शॉर्ट स्थिति बनाना या फिर बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अ ट्रांजैक्शन इंटेंड टू क्रिएट और इंक्रीज अ लॉन्ग पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं ओपनिंग परचेज इन ऑप्शन ट्रेडिंग, एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक लंबी स्थिति बनाना या बढ़ाना। ओपनिंग परचेज से तात्पर्य एक नई या मौजूदा लंबी स्थिति बनाने से है, जहां ट्रेडर एसेट्स खरीदने का विकल्प चुनता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट इज एन ओपनिंग सेल इन ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ओपनिंग सेल क्या है? ऑप्शन ए अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस अ लॉन्ग पोजीशन, एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक लंबी स्थिति को कम करना। ऑप्शन बी अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस अ शॉर्ट पोजीशन, एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक शॉर्ट स्थिति को कम करना। ऑप्शन ए अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट और इंक्रीज अ लॉन्ग पोजीशन,
एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक लंबी स्थिति बनाना या बढ़ाना। ऑप्शन डी, अ ट्रांजैक्शन इंटेंड टू क्रिएट और इंक्रीज अ शॉर्ट पोजीशन, यानी एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य एक शॉर्ट स्थिति बनाना या बढ़ाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट और इंक्रीज अ शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे ओपनिंग सेल की बात की गई है, एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य क्या होगा, एक शॉर्ट स्थिति बनाना या बढ़ाना। ओपनिंग सेल से यही तात्पर्य होता है कि शॉर्ट स्थिति बनाने से जहां ट्रेडर भविष्य में एसेट्स बेचने का विकल्प चुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। व्हाट इज अ क्लोजिंग ट्रांजैक्शन इन ओपनिंग ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आपसे क्लोजिंग ट्रांजैक्शन की बात की गई है कि क्लोजिंग ट्रांजैक्शन क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ए, अ ट्रांजैक्शन दैट एक्सरसाइज एन ऑप्शंस। ऑप्शन बी, अ ट्रांजैक्शन दैट रिड्यूस और एलिमिनेट अन एक्साइटिंग पोजीशंस। ऑप्शन सी, अ ट्रांजैक्शन दैट असाइन अन ऑप्शंस। ऑप्शन डी, अ ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट अ न्यू पोजीशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ ट्रांजैक्शन दैट रिड्यूस और एलिमिनेट अन एक्साइटिंग पोजीशन। एक ट्रांजैक्शन जो मौजूदा स्थिति को कम या समाप्त करता है, इसी को हम क्या कहेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्लोजिंग ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्लोजिंग ट्रांजैक्शन से यही तात्पर्य होगा कि मौजूदा ट्रेडिंग स्थिति को समाप्त या फिर कम करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। व्हाट इज अ क्लोजिंग परचेज इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्लोजिंग परचेज क्या है, यहाँ पे अब परचेज की बात की गई है। ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन। दोस्तों ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी, अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी, अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्लोजिंग परचेज क्या है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ही होगा, अ ट्रांजैक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ शॉर्ट पोजीशन, यानी एक ट्रांजैक्शन जिसका उद्देश्य क्या है, एक शॉर्ट स्थिति को कम या समाप्त करना है। दोस्तों क्लोजिंग परचेज से तात्पर्य शॉर्ट स्थिति को समाप्त या फिर कम करने से होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। What is another term for a closing purchase in option trading? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक क्लोजिंग परचेज के लिए एक और शब्द क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्लोजिंग परचेज के लिए एक और शब्द क्या है। क्लोजिंग परचेज के लिए क्या एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपनिंग सेल, जब बात ही क्लोजिंग की हो रही है तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी असाइनमेंट, दोस्तों असाइनमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी स्क्वायरिंग ऑफ बी, दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कवरिंग अ शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट स्थिति को कवर करना, यानी शॉर्ट स्थिति को कवर करना क्लोजिंग परचेज का एक और नाम है, जिसमें ट्रेडर अपनी शॉर्ट स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। तो यानी ऑप्शन होगा आपका डी, कवरिंग अ शॉर्ट पोजीशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हाउ डज अ ट्रेडर क्लोज आउट अ लॉन्ग कॉल पोजीशन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रेडर अपनी लॉन्ग कॉल पोजीशन को कैसे बंद करता है ना, यही पूछा जा रहा है कि एक ट्रेडर अपनी लॉन्ग कॉल पोजीशन को कैसे बंद करता है। ऑप्शन ए, बाय परचेजिंग अ पुट ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन खरीद कर। ऑप्शन बी, बाय सेलिंग अ कॉल ऑप्शन विद द सेम टर्म्स। ऑप्शन सी, बाय बाइंग अनदर कॉल ऑप्शंस। ऑप्शन डी, बाय परचेजिंग अनदर कॉल ऑप्शंस विद डिफरेंट टर्म। यानी ये ट्रेडर अपनी लंबी जो लॉन्ग कॉल पोजीशन होती है उसको कैसे बंद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय सेलिंग अ कॉल ऑप्शन विद द सेम टर्म। वह क्या करेगा, बाय सेलिंग अ कॉल ऑप्शन विद द सेम टर्म, यानी उन्हीं शर्तों वाली जो एक कॉल ऑप्शंस को बेचकर वो क्या कर सकता है, अपनी लॉन्ग कॉल पोजीशन को समाप्त कर सकता है। दोस्तों लॉन्ग कॉल पोजीशन जो होती है को बंद करने के लिए ट्रेडर जो होता है सेम स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी डेट वाले कॉल ऑप्शंस को बेचता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। What must be the same for a closing transaction to be effective in option trading? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक क्लोजिंग ट्रांजेक्शन
जो हैं प्रभावी होने के लिए किन शर्तों का मिलना आवश्यक है? ऑप्शन ए द ब्रोकर एंड द मार्केट, ब्रोकर और बाजार। ऑप्शन बी द स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। ऑप्शन बी हो गया है ऑप्शन सी द मार्केट कंडीशन एंड ऑप्शन प्रीमियम, बाजार की स्थिति और ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन डी द अंडरलाइंग एसेट्स एंड द ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। दोस्तों क्लोजिंग ट्रांजैक्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट का समान होना आवश्यक है ताकि स्थिति जो है सही से बंद हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हाउ इज द टोटल प्रीमियम फॉर अ निफ्टी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेटेड? निफ्टी कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के कुल प्रीमियम की गणना कैसे की जाती है? टोटल प्रीमियम की गणना पूछी है आपसे। ऑप्शन है ऑप्शन प्रीमियम को लॉट साइज से डिवाइड करके बाय डिवाइडेड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन प्रीमियम को लॉट साइज से गुणा करके मल्टीप्लाई। ऑप्शन सी ऑप्शन प्रीमियम को लॉट साइज में जोड़ करके यानी जोड़ना है। ऑप्शन प्रीमियम जो है को लॉट साइज से घटा करके सब्ट्रैक्ट करके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज। ऑप्शन प्रीमियम को लॉट साइज से गुणा करके जो है हम कुल प्रीमियम की गणना जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। What is the trading cycle for stock option contract on the NSE? NSE पर स्टॉक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग साइकिल क्या है? What is the trading cycle for stock options contract on the NSE? समझ आ गया होगा प्रश्न आपको। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ। स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग साइकिल 3 महीने की होती है, यानी अनुबंधों की समय सीमा 3 महीने तक की होती है आपके स्टॉक ऑप्शंस की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन डू वीकली निफ्टी ऑप्शंस टाइपिकली एक्सपायर? आपसे पूछ रहा है कि जो साप्ताहिक निफ्टी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 व्हेन डू वीकली निफ्टी ऑप्शंस टाइपिकली एक्सपायर? ऑप्शन ए लास्ट मंडे ऑफ ईच वीक। ऑप्शन बी लास्ट वेडनेसडे ऑफ ईच वीक। ऑप्शन सी लास्ट थर्सडे ऑफ ईच वीक। ऑप्शन डी लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच वीक। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न आपको समझ आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि साप्ताहिक निफ्टी ऑप्शंस आमतौर पर कब समाप्त होते हैं? लास्ट मंडे ऑफ ईच वीक, यानी हर सप्ताह का अंतिम सोमवार, हर सप्ताह का अंतिम बुधवार, या फिर अंतिम गुरुवार, या फिर अंतिम शुक्रवार। तो दोस्तों आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के बारे में आप जानते हैं, जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो आपके गुरुवार को होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निफ्टी के साप्ताहिक ऑप्शन अनुबंध जो है आमतौर पर हर सप्ताह के अंतिम गुरुवार को समाप्त होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। What happened if the expiry date of a Nifty options fall on a trading holiday? ये आपसे पूछ रहा है कि अगर निफ्टी ऑप्शंस की समाप्ति तिथि ट्रेडिंग अवकाश पर आती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड द नेक्स्ट डे, अनुबंध अगले दिन समाप्त होता है। ऑप्शन बी द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, अनुबंध पिछले ट्रेडिंग दिन समाप्त होता है। ऑप्शन सी द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, अनुबंध रद्द हो जाता है। ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंड बाय 1 वीक, अनुबंध 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हॉलीडे होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक्सपायरी होगी वो कब होगी? आपके पिछले दिन जो है वो उसकी समाप्ति हो जाएगी, एक दिन पहले। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। विच इंडेक्स ऑप्शंस ऑन द NSE एंड BSE आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग विथ बोथ वीकली एंड मंथली मैच्योरिटी? आपसे पूछ रहा है कि NSE और BSE पर कौन से इंडेक्स ऑप्शन साप्ताहिक और मासिक
जो है मैच्योरिटी दोनों के साथ ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन है बैंक निफ्टी ओनली, केवल बैंक निफ्टी। ऑप्शन बी निफ्टी ओनली। ऑप्शन सी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन डी ओनली स्टॉक ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों ही साप्ताहिक और मासिक मैच्योरिटी विकल्पों के साथ एनएसई और बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। ये विकल्प निवेशकों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी ट्रेडिंग रणनीति के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी का अभी हमने बात की थी कि अभी जो है निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, आपको पता है फ्राइडे को जो होती है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के करंट में पूछ रहा हूँ मैं आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। व्हेन डू द मंथली ऑप्शंस ऑन द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स एक्सपायरी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के मासिक ऑप्शंस कब समाप्त होते हैं? ऑप्शन ए लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, लास्ट मंडे ऑफ द मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की गई है, फिन निफ्टी जिसको हम कहते हैं, उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके कब ख़त्म होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के मासिक ऑप्शन हर महीने के अंतिम मंगलवार को समाप्त होते हैं। यह एक विशिष्ट नियम है जो इन ऑप्शंस की ट्रेडिंग अवधि को निर्धारित करता है। बाकी वीकली ऑप्शंस आपको पता होगा फिन निफ्टी की कब होती है, वो होती है आपके हर मंगलवार को। तो चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। व्हेन डू ऑल स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन द बीएसई एक्सपायरी। बीएसई पर उपलब्ध सभी स्टॉक ऑप्शंस कब समाप्त होते हैं? ऑप्शन ए लास्ट मंडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ, अनुबंध जो होता है महीने का अंतिम सोमवार। लास्ट मंडे की बात की गई है, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट थर्सडे या फिर लास्ट वेनसडे यानी बुधवार। तो दोस्तों आपको पता होगा बीएसई पर उपलब्ध सभी स्टॉक ऑप्शंस जो है वो हर महीने के अंतिम गुरुवार जो है उस दिन समाप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बीएसई पर सभी स्टॉक ऑप्शंस का अनुबंध जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के अंतिम गुरुवार को समाप्त होता है, यानी मानक ट्रेडिंग प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग को समय पर समाप्त कर सके। तो चलते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। व्हेन इज द एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया परमिटेड। क्या पूछा जा रहा है आपसे? भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस का अभ्यास और असाइनमेंट कब की अनुमति है? ऑप्शन है डेली, वीकली, मंथली, ऑन द एक्सपायरी डेट। तो इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन द एक्सपायरेशन डे। दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस केवल उनकी समाप्ति तिथि पर ही समाप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि निवेशक अपने विकल्प को केवल तभी इस्तेमाल कर सकता है जब ऑप्शंस की समाप्ति हो रही है। इसका एक रीज़न आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस चलते हैं वो कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन चलते हैं, जबकि अमेरिकन ऑप्शंस और जो होते हैं यहाँ पे अमेरिकन पुट और अमेरिकन कॉल, वो उनको जो है हम एक्सपायरी डेट से पहले कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमने पहले के क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा था। तो इंडिया में कब होगा? ऑन द एक्सपायरेशन डेट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। व्हाट इज द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस बेस्ड ऑन। इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस की अंतिम निपटान कीमत किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए द ओपनिंग प्राइस ऑन द एक्सपायरेशन डेट। ऑप्शन बी द हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ऑप्शन सी the lowest price during the contract period. Option D the closing price of the relevant index or stock on the expiration date. ये पूछ रहा है कि इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस की अंतिम निपटान कीमत किस पर आधारित होती है। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रिलेवेंट इंडेक्स और स्टॉक ऑन द एक्सपायरेशन डेट। जो समाप्ति तिथि है एक्सपायरी डेट पर संबंधित इंडेक्स या फिर स्टॉक की क्लोजिंग कीमत,
उस पर यह आधारित होता है। ऑप्शंस की अंतिम निपटान कीमत समाप्ति तिथि पर इंडेक्स या स्टॉक की क्लोजिंग कीमत पर आधारित होती है। यह कीमत उस समय के बाजार की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। What are the trading hours for equity options contract in India? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग घंटे क्या है। ऑप्शन ए 9 AM to 4 PM, ऑप्शन बी 9:15 AM to 3:30 PM, ऑप्शन सी 9:30 AM to 3 PM, ऑप्शन डी 10 AM to 4:30 PM। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपको पता होगा, अगर आप शेयर बाज़ार में हैं तो आपको समय पता होगा। यहाँ पे 9:15 से दोपहर 3:30 तक ये मार्केट जो है आपके लिए ओपन रहता है, जिसमें आप जो है कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में इक्विटी ऑप्शंस के लिए ट्रेडिंग घंटे सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक होते हैं। इन घंटों के दौरान ही ट्रेडिंग संभव होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट? भारत में इक्विटी ऑप्शंस, माफ़ कीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस अनुबंधों का यहाँ पे जो है साइज़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या है। सेंसेक्स की बात हो रही है, आप सेंसेक्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों आपको पता होगा सेंसेक्स में जो लॉट साइज़ होती है आपकी वो 10 होती है। बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों का आकार क्या होगा, 10 है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक ऑप्शन अनुबंध 10 शेयरों के लिए मान्य होता है। आपको सेंसेक्स का पता है। इसके अलावा आपको बताना है कमेंट करके बैंक निफ्टी का क्या होगा। निफ्टी का आपको पता ही है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं। करंट में निफ्टी का क्या है वो बताना है। फिर निफ्टी का क्या है आपको ये भी कमेंट करके बताना है। और आपको एक अभी आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने 1 साल से आपके बैंकेक्स में भी जो है वो आप एक्सपायरी जो है वो शुरू की गई है, तो उसमें लॉट साइज़ क्या है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। व्हाट इज़ द टिक साइज फॉर बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों के लिए टिक साइज क्या है। 0.01, 0.05, 0.10, 0.50। तो दोस्तों आपको पता होगा टिक साइज जो है लगभग सभी में सेम है, 0.05 जो है वो टिक साइज रहेगी आपके। दोस्तों टिक साइज क्या होता है इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। टिक साइज वह न्यूनतम मूल्य वृद्धि है जिससे सेंसेक्स ऑप्शन की कीमत में बदलाव हो सकता है, और बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों का टिक साइज 0.05 है। अब ये बढ़ेगा तो भी कैसे बढ़ेगा, 0.5 से 0.10 होगा, 0.10 से 0.15, फिर अगर कम भी होना है तो ऐसे 0.05 ही माइनस में होगा। तो इस तरीके से ये टिक साइज जो है बढ़ता है और घटता है। चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाउ मेनी सीरियल वीकली कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल फॉर बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन? बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों के लिए कितने साप्ताहिक अनुबंध उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। दोस्तों बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन के लिए 7 साप्ताहिक अनुबंध उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक सप्ताह के लिए एक नया अनुबंध होगा जो अगले 7 सप्ताह तक उपलब्ध रहता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। व्हेन डू द मंथली, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली एक्सपायरिंग बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर? मासिक, तिमाही और अर्धवार्षिक बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों की समाप्ति कब होती है? लास्ट मंडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट ट्यूसडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट थर्सडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर लास्ट फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आपको पता होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी भी अभी कब होती है, फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी।
तो इसका उत्तर क्या होगा? लास्ट फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फाइनल सेटलमेंट मेथड फॉर बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों के लिए अंतिम निपटान विधि क्या है? ऑप्शन ए, फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, अंतर्निहित संपत्ति की फिजिकल डिलीवरी। ऑप्शन बी, कैश सेटलमेंट बेस्ड कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स ऑन द एक्सपायरेशन डे, यानी समाप्ति तिथि पर अंतर्निहित इंडेक्स की क्लोजिंग कीमत के आधार पर नकद निपटान। ऑप्शन सी, द सेटलमेंट बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग वीक, अंतिम ट्रेडिंग सप्ताह की औसत कीमत के आधार पर निपटान। ऑप्शन डी, सेटलमेंट बेस्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस ऑन द एक्सपायरेशन डे, यानी आपके समाप्ति तिथि पर ओपनिंग कीमत के आधार पर निपटान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स ऑन द एक्सपायरेशन डे। दोस्तों बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन अनुबंधों के लिए अंतिम निपटान नकद में होता है और यह समाप्ति तिथि पर इंडेक्स की क्लोजिंग कीमत पर आधारित होता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। व्हेन इज अ कॉल ऑप्शन कंसिडर्ड इन द मनी ITM? व्हाट इज कॉल ऑप्शन कंसिडर्ड इन द मनी? कॉल ऑप्शंस कब इन द मनी माना जाता है? इन द मनी आप समझ चुके होंगे, ITM जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, जब स्पॉट कीमत स्ट्राइक कीमत से कम हो। ऑप्शन बी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस, जब आपकी स्पॉट कीमत स्ट्राइक कीमत के बराबर हो। ऑप्शन सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस, जब स्पॉट कीमत स्ट्राइक कीमत से अधिक हो। ऑप्शन डी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज एट फिक्स्ड इंटरवल्स, यानी जब स्पॉट कीमत निश्चित अंतराल पे हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। क्या पूछा गया आपसे कि कॉल ऑप्शंस कब इन द मनी माना जाता है? जब स्पॉट प्राइस जो है वो आपकी स्ट्राइक कीमत से ज़्यादा हो, है ना। जब एक कॉल ऑप्शन इन द मनी तब होगा जब स्पॉट कीमत स्ट्राइक कीमत से अधिक हो। इसका मतलब कि ये है कि ऑप्शन का होल्डर को लाभ मिल सकता है यदि वह इसे समाप्ति तिथि पर एक्सरसाइज करता है, तो इसको इन द मनी कहेंगे। और आप इसको अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो मान लीजिए निफ्टी अभी आपके 25,000 पे है और मुझे यहाँ पे अगर इन द मनी कॉल देखनी है तो यहाँ पे 25,000 के नीचे वाली यानी 24,900, 24,800, 24,850, ये सारी जो कॉलें हैं ये सभी की सभी आपकी क्या होगी? ITM, इन द मनी। तो आप समझ चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। When is a put option considered in the money? अब यहाँ पे पुट ऑप्शंस की बात की गई है, तो जो हमने पिछले एग्जाम्पल या क्वेश्चंस में देखा उसी को उल्टा कर लेते हैं। ऑप्शन ए, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन डी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज एट फिक्स्ड इंटरवल्स। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पुट ऑप्शंस कब इन द मनी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस से कम हो, यानी यहाँ पर अब स्ट्राइक प्राइस क्या होगी? ज़्यादा, तो स्पॉट प्राइस क्या होगी? कम। इसको कैसे समझेंगे? वही सिंपल सा एग्जांपल, 25,000 पे मान लीजिए निफ्टी है और अब आपको लेनी है पुट। हमने पहले बात की थी कॉल की, तो यहाँ पर हम 25,000 100 की जो पुट होगी, 25,200 की जो पुट होगी, 250 की जो पुट होगी, 300 की, और ऐसे ऐसे हम जाते रहेंगे। तो जितना हम ऊपर जाएंगे वो सारी की सारी इसके ऊपर वाली जो भी होगी वो सब क्या होगी हमारी? वो सारी की सारी हमारी इन द मनी पुट होगी। क्या होगी? इन द मनी पुट। जबकि 25,000 से नीचे वाली सब आउट ऑफ द मनी पुट हो जाएगी। लेकिन अगर कॉल की बात करनी है तो इसको उल्टा कर दीजिए,
तो आप समझ चुके होंगे कि पुट ऑप्शंस कब इन द मनी माना जाएगा, जब आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होगी स्पॉट प्राइस से, जब क्या होगा, जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होगी या फिर जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगा। तो एक पुट ऑप्शन इन द मनी तब ही वो माना जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 51 व्हाट इज एन एट द मनी एटीएम ऑप्शंस। अब आपको यहाँ पे पूछा है एक एट द मनी ऑप्शंस क्या होता है। एट द मनी ऑप्शन ए an option that would lead to positive cash flow it exercised immediately. Option B an option that would lead to zero cash flow it exercised immediately. Option C an option that would lead to negative cash flow if exercised immediately. Option D an option with a strike price far from the spot price. ऐसा ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से काफ़ी दूर होती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी an option that would lead to zero cash flow if exercised immediately. ये बोल रहा है कि एट द मनी ऑप्शंस वह होता है जिसमें स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस लगभग समान होते हैं। स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट्स प्राइस लगभग समान होते हैं। इसे एक्सरसाइज करने से न तो कोई लाभ होता है न ही हानि होती, यानी कैश फ्लो शून्य रहता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 25,000 पे मान लीजिए 25,020 पर निफ्टी चल रहा है, तो आपके लिए एट द मनी कॉल जो है वो कौन सी होगी। एट द मनी दो ऑप्शंस हो जाएंगे आपके लिए, 25,000 की ही आपके जो है कॉल और 25,000 की ही आप पुट ले लीजिए। ये दोनों की दोनों आपके लिए क्या होगी, एट द मनी कॉल और पुट रहेगी। तो ये समझ आ चुका होगा आपके लिए एट द मनी वाला कंसेप्ट। एट द मनी ऑप्शंस वह ऑप्शन होता है जिसमें स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस लगभग समान होते हैं। इसे एक्सरसाइज करने से न तो कोई लाभ होता है न हानि, और कैश फ्लो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हाउ इज अन एट द मनी ऑप्शंस डिफाइंड इन रियलिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविकता में एट द मनी ऑप्शन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अन ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस मच हायर देन द स्पॉट प्राइस। एक ऐसा ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बहुत अधिक हो। ऑप्शन बी एन ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस मच लोअर देन द स्पॉट प्राइस। ऐसा ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बहुत कम हो। ऑप्शन सी एन ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस्ट टू द स्पॉट प्राइस। ऐसा ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के सबसे करीब हो। ऑप्शन डी एन ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू द स्पॉट प्राइस। ऐसा ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस के बराबर हो। तो दोस्तों इसका सही जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एन ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस्ट टू द स्पॉट प्राइस, यानी करीब, सबसे करीब जो होगा वही आपका क्या होगा, एट द मनी। तो वास्तविकता में एट द मनी ऑप्शंस वह होता है जिसकी स्ट्राइक प्राइस उस समय की बाजार स्पॉट प्राइस के सबसे करीब होती है, भले ही वह पूरी तरह से बराबर न हो। इसका एग्जाम्पल हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इफ द इंडेक्स इज एट 18,415 and three options with strike price of 18,350, 18,400 and 18,450 are available, which is the ATM option। देखिए अब यहाँ पे ATM का ही पूछा है फिर से। अभी आपके इंडेक्स जो है वो कहाँ चल रहा है, इंडेक्स आपके चल रहा है 18,415 पर, और आपको यहाँ पे तीन जो है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शंस बता रखे हैं, 18,350, 18,400 और 18,450। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि सबसे जो इसके करीब है वो क्या होती है। अभी हमने पढ़ा था एट द मनी, और आपसे पूछा भी एट द मनी के लिए गया है। तो एट द मनी क्या होगा आपका, तो देखिए इनमें से 18,350 क्या एट द मनी होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे दूर है इन तीनों में से। 18,450 हो सकता है क्या दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये इससे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इससे ज़्यादा करीब होगा 18,400, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये आपकी एट द मनी जो है वो कॉल ऑप्शंस होगी, एट द मनी ATM, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18,400।
तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज एन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। आपसे पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होता है। An option that would give the holder a positive cash flow if exercised immediately, ऐसा ऑप्शन जो तुरंत एक्सरसाइज करने पर सकारात्मक कैश फ्लो देता है। ऑप्शन बी, एन ऑप्शन दैट वुड गिव द होल्डर जीरो कैश फ्लो इफ एक्सरसाइज इमीडिएटली, ऐसा ऑप्शन जो तुरंत एक्सरसाइज करने पर शून्य कैश फ्लो देता है। ऑप्शन सी, एन ऑप्शन दैट वुड गिव द होल्डर अ नेगेटिव कैश फ्लो इफ एक्सरसाइज इमीडिएटली, ऐसा ऑप्शन जो तुरंत एक्सरसाइज करने पर नकारात्मक कैश फ्लो देता हो। ऑप्शन डी, एन ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस्ट टू द स्पॉट प्राइस, ऐसा ऑप्शन जिसकी कि स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के सबसे करीब हो। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये हमने एटीएम पढ़ा था और अभी आपसे पूछा जा रहा है ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, an option that would give the holder a negative cash flow if exercised immediately, ऐसा ऑप्शन जो तुरंत एक्सरसाइज करने पर नकारात्मक कैश फ्लो देता है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वह होता है यदि आप इसे तुरंत एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब कि इस ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के अनुकूल नहीं होती है। तो ये था हमारा आउट ऑफ द मनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। व्हेन इज कॉल ऑप्शन कंसिडर आउट ऑफ द मनी, अब यहाँ पे फिर से आउट ऑफ द मनी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन डी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज एट फिक्स्ड इंटरवल्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। क्या पूछा गया आपसे, एक कॉल ऑप्शन कब आउट ऑफ द मनी होता है। तो दोस्तों एक कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी तब होता है जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो। जब स्पॉट प्राइस आपकी स्ट्राइक प्राइस से, यहाँ पे माइनस है, स्ट्राइक प्राइस से क्या हो, कम हो, तो आपका क्या माना जाएगा, आउट ऑफ द मनी माना जाएगा। ऐसा समझिए तो वही 25,000 का आपकी अभी जो है यहाँ पे इंडेक्स है 25,000 के। यहाँ पे अगर आपको क्या देखना है, कॉल ऑप्शंस की बात की गई है, कॉल ऑप्शंस कब होगा, तो 25,000 के जो ऊपर वाली जितनी भी कॉलें हैं, 25,100, 25,150, 25,500, ये सारी की सारी क्या होगी हमारी, ये सब ओटीएम होगी। क्या होगी, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉल। जबकि 25,000 के नीचे वाली जितनी भी है वो सब हमारी क्या होगी, आईटीएम, इन द मनी। जबकि 25,000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल क्या होगी हमारी, एटीएम यानी एट द मनी। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एटीएम यानी एट द मनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। व्हेन इज अ पुट ऑप्शन कंसिडर्ड आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ पे पुट ऑप्शंस की बात की गई है। देखिए हम फिर से वही 25,000 का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का 25,000 पे अभी निफ्टी है और ये आपसे पूछ रहा है पुट जो है कब आउट ऑफ द मनी। तो दोस्तों जब पुटे उसमें उल्टा हो जाता है, जो कॉल में आउट ऑफ द मनी है वो पुट में इन द मनी हो जाता है। जैसे अभी हमने कॉल की बात की थी, 25,100 की कॉल, 25,200 की कॉल और 25,500 की कॉल, ये सब हमने कॉल में क्या माना था, इनको आउट ऑफ द मनी। लेकिन पुट में ये सारी क्या हो जाएगी आपके इन द मनी। क्या हो जाएगी, इन द मनी, आईटीएम। जबकि इसके नीचे वाली यानी 24,900, 24,800 और भी नीचे जाएंगे हम, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये सारी की सारी हमारी पुट क्या हो जाएगी, ये हमारी ओटीएम हो जाएगी, आउट ऑफ द मनी कॉल पुट। जबकि 25,000 की जो पुट होगी वो हमारी क्या होगी, एट द मनी पुट, एटीएम। तो आपको समझ आ चुका होगा। अब प्रश्न के ऑप्शंस देखते हैं हम। जब व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, तो ये तो नहीं हो सकता है। व्हेन द स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, व्हेन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा दोस्तों।
व्हेन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इन द गिवन एग्जाम्पल विच ऑप्शन इज इन द मनी ITM। आपसे पूछा गया है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा जो है ऑप्शंस इन द मनी है, ITM है। ऑप्शन ए द कॉल ऑप्शन, ऑप्शन बी द पुट ऑप्शन, ऑप्शन सी बोथ द कॉल एंड पुट ऑप्शंस, ऑप्शन डी नाइदर द कॉल नॉर द पुट ऑप्शंस। इसका आंसर जो होगा वो पुट ऑप्शंस होगा, यानी आपका बी उत्तर सही होगा। फिलहाल इसको स्किप करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो ये हमारा 58 क्वेश्चंस। व्हाट डज द इंटरजेनिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन रिप्रेजेंट। क्या पूछा गया आपसे, ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य इंटरजेनिक वैल्यू क्या है या फिर क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए द टोटल प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन के लिए भुगतान किया गया कुल प्रीमियम। ऑप्शन बी द अमाउंट बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी, ऑप्शन के लिए इन द मनी होने की राशि। ऑप्शन सी द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द टाइम वैल्यू, स्पॉट प्राइस और टाइम वैल्यू के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर डी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन का न्यूनतम संभव मूल्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द अमाउंट बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी, द अमाउंट बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी। ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य वह राशि होती है जिसके द्वारा ऑप्शन इन द मनी होता है। यह वह वास्तविक मूल्य है जो ऑप्शंस के पास है यदि उसे तुरंत एक्सरसाइज किया जाए। तो इसका आंसर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। विच टाइप ऑफ ऑप्शंस हैव जीरो इंटरजेनिक वैल्यू। आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य इंटरजेनिक वैल्यू जो है वो शून्य होता है। ऑप्शन ए इन द मनी ITM ऑप्शंस, ऑप्शन बी एट द मनी ATM ऑप्शंस, ऑप्शन सी आउट ऑफ द मनी OTM ऑप्शंस, या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी उन दोनों का जो होता है इंटरजेनिक वैल्यू जो होती है वो शून्य होती है, यानी जीरो होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इनकी जो इंटरजेनिक वैल्यू होती है ATM और OTM की, यानी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का जो इंटरजेनिक वैल्यू होता है वो आपके शून्य होता है, क्योंकि इन स्थितियों में ऑप्शंस एक्सरसाइज करने पर कोई वास्तविक लाभ नहीं होता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। हाउ इज द इंटरजेनिक वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शंस कैलकुलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कॉल ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य कैसे गणना की जाती है, कैसे गणना किया जाता है, इंटरजेनिक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन है स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ऑप्शन बी एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ऑप्शन सी प्रीमियम माइनस प्रीमियम में से माइनस करना है स्पॉट प्राइस, ऑप्शन डी प्रीमियम माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। स्पॉट्स प्राइस में से हम एक्सरसाइज प्राइस निकाल देंगे। देखिए एक कॉल ऑप्शंस का जो आंतरिक मूल्य होता है, इंटरजेनिक वैल्यू जो होती है वो आपके स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच के अंतर से निकाला जाता है। जब स्पॉट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से अधिक होती है तब कॉल ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य होता है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एक कॉल ऑप्शंस का जो है इंटरजेनिक वैल्यू हम जो है फाइंड कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। व्हाट इज द इंटरजेनिक वैल्यू ऑफ अ पुट ऑप्शंस व्हेन द एक्सरसाइज प्राइस इज 18,400 and the spot price is 18,315.10। आपसे पूछा जा रहा है कि पुट ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य क्या होगा या क्या होता है जब एक्सरसाइज प्राइस क्या है 18,400 और स्पॉट प्राइस क्या है 18,315.10। देखिए हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्सरसाइज प्राइस में से हम क्या घटा देते हैं, स्पॉट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस में से हम क्या घटा देते हैं, स्पॉट प्राइस। तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरजेनिक
वैल्यू आ जाएगा। ये हमने अभी थोड़ी देर इसी एग्जाम्पल के इसी क्वेश्चंस के पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था। तो 18,400 में से हम घटा देंगे 18,315.10, तो आपका जो आंसर होगा इन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए होगा, 84.90 इसका करेक्ट आंसर होगा। पुट ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य एक्सरसाइज प्राइस x और स्पॉट प्राइस के बीच का अंतर होता है। इस मामले में एक्सरसाइज प्राइस 18,400 है और स्पॉट प्राइस जो है वो 18,315.10 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस में आपके एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, इंटरजेनिक वैल्यू क्या होगा यहाँ पे पुट ऑप्शंस का 84.90। यहाँ पे ध्यान रखना आपसे पुट ऑप्शंस का पूछा है, और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने जो देखा था वो कॉल ऑप्शंस का देखा था। कॉल ऑप्शंस में अगर हमें इंटरजेनिक वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला को आपको उल्टा करना है, यानी इसमें आपके जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा स्पॉट प्राइस में से हम क्या घटाएंगे, एक्सरसाइज प्राइस। तो कॉल ऑप्शंस का अगर इंटरजेनिक वैल्यू निकालनी हो तो इस प्रकार से निकालते हैं, जबकि पुट में इसको उल्टा कर देते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। व्हाट इज द इंटरजेनिक वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। देखिए आपसे पूछा है व्हाट इज द इंटरजेनिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य आपसे पूछा है, कॉल ऑप्शंस का पूछा है। अभी अभी हमने कॉल ऑप्शंस का देखा था इस क्वेश्चंस के जस्ट पहले। तो कॉल ऑप्शंस इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। देखिए एक्सरसाइज प्राइस ये बोल रहा है हायर है स्पॉट प्राइस से, तो आपकी क्या पूछा है कि हायर देन द स्पॉट प्राइस, तो क्या होगा, इंटरजेनिक वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, इक्वल टू द टाइम वैल्यू होगी। देखिए जब यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस अगर ज़्यादा होगी आपके स्पॉट प्राइस पे, तो आपका जो इंटरजेनिक वैल्यू होगी आपके वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉल ऑप्शंस का आंतरिक मूल्य शून्य होता है जब एक्सरसाइज प्राइस स्पॉट प्राइस से अधिक होती है, क्योंकि इसे एक्सरसाइज करने से कोई लाभ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। हाउ इज द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कैलकुलेटेड। ये आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शंस का जो टाइम वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है। तो इनके चार ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंटरजेनिक वैल्यू, प्रीमियम में से हम इंटरजेनिक वैल्यू माइनस कर देते हैं तो आता है। ऑप्शन बी इंटरजेनिक वैल्यू माइनस प्रीमियम, इसको उल्टा कर दिया है, इंटरजेनिक वैल्यू में से हम प्रीमियम घटा देते हैं तो आता है। ऑप्शन सी एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस में से स्पॉट प्राइस घटाते तो आता है। ऑप्शन डी स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रीमियम में से हम इंटरजेनिक वैल्यू जब घटा देते हैं तो आपका टाइम वैल्यू आ जाता है। क्या आता है, टाइम वैल्यू, यानी टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया आपके एक तरीके से प्रीमियम माइनस इंटरजेनिक वैल्यू। तो इस तरीके से हम टाइम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। टाइम वैल्यू जो होता है ऑप्शंस के कुल प्रीमियम और आपके इंटरजेनिक वैल्यू के बीच का अंतर होता है। यह उस अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है जो ऑप्शंस के पास उस एक्सपायरी से पहले होता है, और हम जानते हैं एक्सपायरी के दिन क्या होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। What is the time value of the put options in the example if the premium is Rs 177.60 and the intrinsic value is Rs 84.90। देखिए अभी अभी क्वेश्चंस एक एग्जांपल अपन ने देखे ही क्वेश्चंस देखा ही है। अब यहाँ पे टाइम वैल्यू ही पूछा है आपसे, और अभी अभी हमने टाइम वैल्यू का फॉर्मूला देखा था। टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम में से हम क्या करते हैं, इंटरजेनिक वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो प्रीमियम हमारा है 177.60, इसमें से हम क्या घटा देंगे, क्या माइनस कर देंगे, 84.90। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 92.70 इसका आपके आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए टाइम वैल्यू
निकालने का फॉर्मूला होता है प्रीमियम माइनस इंटरजेनिक वैल्यू। प्रीमियम में से इंटरजेनिक वैल्यू को हटा देते हैं तो आपका टाइम वैल्यू आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। What represent the entire options premium for an out of the money call option? आपसे पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के लिए पूरा प्रीमियम क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए इंटरजेनिक वैल्यू, ऑप्शन बी टाइम वैल्यू, ऑप्शन सी मार्केट वैल्यू, ऑप्शन डी स्ट्राइक वैल्यू। देखिए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के लिए पूरा प्रीमियम क्या दर्शाएगा, वो पूरा प्रीमियम दर्शाएगा टाइम वैल्यू। देखिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, इंटरजेनिक वैल्यू नहीं होती। आउट ऑफ द मनी आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन जो है वो 0 भी हो जाता है, इसीलिए जो है उसका कोई आंतरिक मूल्य इंटरजेनिक वैल्यू नहीं होती है। इसलिए उनका पूरा प्रीमियम केवल समय मूल्य को दर्शाता है। जितना समय होता है समय के आधार पर उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, प्रीमियम डिके जिसको हम कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। In the given example, what is the intergenic value of the call options with a strike price 18,400 and a spot price of 18,315.10? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल हम नहीं दे पाए आपको, किसी एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में आपको दिया है कि 18,400 की स्ट्राइक प्राइस और 18,315.10 की स्पॉट प्राइस वाले कॉल ऑप्शंस का आंतरिक वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस आपके 18,400 की है, तो आप थोड़ा सा सोचिए 18,400 स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट प्राइस यानी मार्केट अभी जो है वो यहाँ पे है। तो आप खुद सोचिएगा, जब मार्केट आपके यहाँ पे है इसका मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके आउट ऑफ द मनी है, और हमने पढ़ा है कि आउट ऑफ द मनी का जो इंटरजेनिक वैल्यू होती है वो होती है 0। आउट ऑफ द मनी की इंटरजेनिक वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब कॉल ऑप्शन की स्पॉट प्राइस कॉल ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस से कम होती है तो उसका इंटरजेनिक वैल्यू होती है 0, क्योंकि इसे एक्सरसाइज करने पर कोई लाभ नहीं होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। When you are long on equity options contract, यदि आप एक इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग है तो आपकी संभावित हानि क्या हो सकती है। व्हाट इज योर पोटेंशियल लॉस। इक्विटी ऑप्शंस में कह रहा है आपको कि आपने क्या किया है, लॉन्ग जो है पोजीशन बना रखी है, तो आपका लॉस क्या होगा। ऑप्शन ए अनलिमिटेड लॉस, ऑप्शन बी लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट पेड, ऑप्शन सी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, ऑप्शन डी 0। देखिए दोस्तों, जब आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है ऑप्शंस में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपकी जो लॉस होगा वो लॉस आपका लिमिटेड होगा। क्या होगा, लॉस आपका लिमिटेड होगा। आपका लॉस क्या होगा, जो आपने प्रीमियम दिया है वही आपका एक तरीके से क्या होगा दोस्तों, यही आपका लॉस होगा प्रीमियम तक। मान लीजिए आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया है 50 पर, तो आपका ये 50 ही एक तरीके से लॉस होगा। लॉस जो होता है कॉल ऑप्शन जब आप लॉन्ग कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, तो प्रीमियम की सीमा तक सीमित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। When you are long on equity option contract, what determines your profit? देखिए ये पूछा जा रहा है कि यदि आप इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के में लॉन्ग है तो आपका लाभ किससे निर्धारित होता है। यदि आप इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग है तो आप व्हाट डिटरमाइन योर प्रॉफिट, आपका लाभ किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन ए द प्रीमियम पेड, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमने अभी भी देखा था जो प्रीमियम देते हैं वहाँ तक हमारा लॉस होता है। ऑप्शन बी द लेवल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और एक्सपायरी। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, द लेवल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या एक्सपायरी। एक्सरसाइज या एक्सपायरी के समय आधारभूत एसेट्स की जो कीमत है वही क्या होगा, आपका लाभ डिसाइड करता है। ऑप्शन का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप इसे एक्सरसाइज करते हैं या यह एक्सपायर होता है तब आधारभूत एसेट्स की कीमत क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ।
व्हाट डज इट मीन टू बी शॉर्ट द ऑप्शन? क्या पूछा जा रहा है आपसे? शॉर्ट द ऑप्शन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, द सेलर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स। विक्रेता जो होता है, सेलर जो होता है, राइटर जो होता है, उसके पास आधारभूत एसेट्स खरीदने का अधिकार है लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। ऑप्शन बी, द सेलर हैज द ऑब्लिगेशन बट नो राइट टू बाय सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। जो सेलर है उसके पास आधारभूत एसेट्स खरीदने बेचने की बाध्यता है लेकिन कोई अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी, द बायर हैज द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। जो खरीदार है, जो ऑप्शंस का बायर है उसके पास आधारभूत एसेट्स बेचने का अधिकार है। ऑप्शन डी, द बायर हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। आपके जो बायर हैं उसके पास आधारभूत एसेट्स खरीदने की बाध्यता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सेलर हैज द ऑब्लिगेशन बट नो राइट टू बाय सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। इसी को हम क्या कहते हैं, जब आप शॉर्ट होते हैं तो आपको ऑप्शंस का पालन करना पड़ता है। यदि खरीदार इसे एक्सरसाइज करता है, चाहे आप इसे चाहे या नहीं, तो द सेलर हैज द ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट टू बाय सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। चलते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। When you are short an equity options contract, what is your maximum profit? क्या पूछा जा रहा है आपसे? यदि आप इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट हैं तो आपका अधिकतम लाभ क्या है? देखिए आपने शॉर्ट किया यहाँ पे, पहले हमने एक लॉन्ग का क्वेश्चंस देखा था, अभी आपसे शॉर्ट का पूछा जा रहा है। तो आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अनलिमिटेड, ऑप्शन बी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, ऑप्शन सी द प्रीमियम रिसीव्ड, ऑप्शन डी जीरो। देखिए जब आपने शॉर्ट किया है इक्विटी ऑप्शंस में, यानी एक तरीके से आप सेल कर रहे हैं, तो जब भी आप सेल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए आपका जो प्रॉफिट है, सेल जब आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, हमेशा लिमिटेड। क्या हो जाता है? लिमिटेड। कहाँ तक लिमिटेड होता है? जो हम प्रीमियम चुकाते हैं या प्राप्त जो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, द प्रीमियम रिसीव्ड। यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जब आप ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो आपका अधिकतम लाभ केवल वह प्रीमियम होता है जिसे आप ऑप्शन बेचते समय प्राप्त करते हैं। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि जब भी हम शॉर्ट करेंगे तब हमारा जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, वो क्या होगा कि जो भी हमने प्रीमियम जो है वो रिसीव किया है वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जबकि याद रखिएगा जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका जो लॉस है, लॉस हमेशा आपका क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि लॉस की कोई सीमा नहीं होगी यहाँ पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। What is a potential risk for an option writer in the case of American options? अमेरिकन ऑप्शंस के मामले में ऑप्शंस जो राइटर है उसके लिए एक संभावित जोखिम क्या है? ऑप्शन ए, द ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट एक्सपायरी। ऑप्शन केवल समाप्ति पर ही लागू किया जा सकता है। देखिए ये तो होता नहीं है, ये यूरोपियन कॉल जो होता है, यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं उनके लिए होता है। ऑप्शन बी, द ऑप्शंस कैन बी असाइंड अन एक्सरसाइज द ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जी इसका बिल्कुल सही उत्तर यही होगा। अमेरिकन ऑप्शंस के बारे में अभी कुछ क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमने देखे हैं कि जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं उनको कभी भी ऑन द एक्सपायरी और बिफोर द एक्सपायरी से पहले हम कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, द ऑप्शन कैन बी असाइंड एंड एक्सरसाइज द ऑप्शंस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। फॉर अ शॉर्ट ऑप्शन पोजिशन व्हाट इज द पोटेंशियल लॉस? एक शॉर्ट ऑप्शन स्थिति के लिए संभावित हानि क्या है? एक शॉर्ट ऑप्शन स्थिति के लिए संभावित हानि क्या है? शॉर्ट ऑप्शंस के लिए पूछा है। देखिए लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड, प्राप्त प्रीमियम तक सीमित,
लिमिटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, ऑप्शन सी थियोरेटिकली अनलिमिटेड, ऑप्शन डी जीरो। देखिए अभी अभी मैंने शॉर्ट ऑप्शंस की बात की थी और उसमें मैंने बताया था कि आपका जो प्रॉफिट है वो होगा आपका लिमिटेड। प्रॉफिट क्या होगा? लिमिटेड। और प्रॉफिट कितना होगा? लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड, जब आपने शॉर्ट किया है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में लॉस के बारे में पूछा है, तो लॉस जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो लॉस आपका होगा अनलिमिटेड, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, थियोरेटिकली लिमिटेड। एक शॉर्ट ऑप्शन स्थिति में संभावित हानि असीमित हो सकती है, क्योंकि यदि बाजार की स्थिति विपरीत हो तो हानि की कोई सीमा नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ लॉन्ग ऑप्शन पोजिशन? एक लॉन्ग ऑप्शन स्थिति के लिए कौन सा बयान सही है, कौन सा जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? लॉन्ग ऑप्शंस की बात की है। ऑप्शन ए, द बायर हैज एन ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स, खरीदार को अंतर्निहित संपत्ति खरीदने की बाध्यता होती है। ऑप्शन बी, द बायर पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड, खरीदार की जो है संभावित हानि अनलिमिटेड होगी। ऑप्शन सी, द बायर्स पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, खरीदार की संभावित हानि प्रीमियम तक सीमित होगी। ऑप्शन डी, द बायर्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम रिसीव्ड। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, लॉन्ग ऑप्शंस की बात की है, शॉर्ट की बात नहीं की है। लॉन्ग ऑप्शंस में क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो होगा अनलिमिटेड, और लॉस जो होगा वो क्या होगा आपका लिमिटेड। जो आपने प्रीमियम दिया है वो ये आपका एक तरीके से लॉस हो सकता है। तो देखिए इसमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है, द बायर पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड। देखिए मैंने बात की थी लॉस क्या होगा, लिमिटेड, और कहाँ तक होगा, द प्रीमियम पेड, चुकाए गए प्रीमियम तक। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, द बायर पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। लॉन्ग ऑप्शन स्थिति में खरीदार की संभावित हानि क्या होगी, केवल प्रीमियम तक सीमित होती है, और जो प्रॉफिट होता है वो आपका अनलिमिटेड होता है। जितना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, जितना जो है उसकी वैल्यू जो आपने स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है या पुट ली है, जो भी लिया है, तो वो जब जितनी बढ़ती जाएगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, जबकि लॉस कितना होगा, जो प्रीमियम आपने चुकाया है उतना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। What must all options writer be aware of in the case of American options? अमेरिकन ऑप्शंस के मामले में सभी ऑप्शंस लेखकों को किस बात की जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, द ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द एक्सपायरेशन डे। देखिए ये तो होता नहीं है, ये यूरोपियन कॉल में होता है। ऑप्शन बी, द ऑप्शन कैन नॉट बी असाइंड एट एनी टाइम, ऑप्शन किसी भी समय लागू नहीं किया जा सकता। कैन नॉट दिया है, अगर ये कैन नॉट नहीं दिया होता तो यही हमारा ऑप्शन होता, मतलब सही उत्तर होता। ऑप्शन सी, असाइनमेंट इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, लागू करना एक विशिष्ट संभावना है। ऑप्शन डी, द ऑप्शन राइटर हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, ऑप्शन लेखक के पास ऑप्शन को लागू करने का अधिकार है। देखिए सभी ऑप्शन जो होते हैं, ऑल ऑप्शन राइटर भी अवेयर, किस चीज़ से अवेयर होना होता है उनको, ऑप्शन नंबर सी से। यानी अमेरिकन ऑप्शंस के साथ ऑप्शंस को किसी भी समय लागू किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन लेखकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऑप्शंस राइटर को जो होता है, ऑप्शंस को हमेशा रेडी रहना होता है इसके लिए, यानी इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। व्हाट डिफाइन द प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर एन ऑप्शन सेलर? ऑप्शन सेलर के लिए लाभ की संभावना को क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, द लेवल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, अंतर्निहित संपत्ति की कीमत का स्तर समाप्ति के समय। ऑप्शन बी, द प्रीमियम अमाउंट पेड, भुगतान की गई प्रीमियम राशि। ऑप्शन सी, द प्रीमियम रिसीव्ड, प्राप्त प्रीमियम। ऑप्शन डी, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का अंतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रीमियम रिसीव्ड। What define the profit potential for an option seller? ऑप्शन सेलर जो होता है, ऑप्शन को जो सेल करता है, प्रॉफिट पोटेंशियल जो होता है द प्रीमियम रिसीव्ड, ये हमेशा याद रखना है आपको। ऑप्शन सेलर के लिए जो होता है, ऑप्शन सेलर के लिए लाभ की संभावना प्रीमियम पर निर्भर करती है जिसे वे प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन सेलर को लाभ कितना होगा, जितना वो क्या करेंगे, प्रीमियम जो है रिसीव करते हैं उतना उनको लाभ होगा, जबकि लॉस जो होगा वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस व्हाट डज कैश सेटल्ड मीन?
ऑप्शंस के संदर्भ में केस सेटल्ड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, द ऑप्शंस बायर रिसीव्स फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन, खरीदार को अंतर्निहित संपत्ति की डिलीवरी जो है वो मिलती है। ऑप्शन बी, द ऑप्शन बायर रिसीव्ड अ कैश पेमेंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द क्लोजिंग स्पॉट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शंस जो बायर होता है उसको स्ट्राइक प्राइस और अंतर्निहित संपत्ति के क्लोजिंग स्पॉट के मूल्य के बीच के अंतर के बराबर नकद भुगतान मिलता है। ऑप्शन सी, द ऑप्शंस बायर मस्ट सेटल द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग कैश। ऑप्शन जो बायर होता है उसको नकद में ऑप्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट का निपटान करना होता है। ऑप्शन डी, द ऑप्शन बायर मस्ट सेटल द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शंस जो बायर होता है अंतर्निहित संपत्ति की जो है बहुत फिजिकल डिलीवरी जो है के साथ ऑप्शंस अनुबंध का निपटान करना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑप्शन बाय रिसीव्ड अ कैश पेमेंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द क्लोजिंग स्पॉट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शंस जो बायर होता है को स्ट्राइक प्राइस और अंतर्निहित संपत्ति के क्लोजिंग स्पॉट मूल्य के बीच के अंतर के बराबर नकद भुगतान मिलता है। कैश सेटल ऑप्शंस अंतर्निहित संपत्ति की फिजिकल डिलीवरी के बजाय भुगतान नकद में किया जाता है जो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। व्हाट डिटरमाइन वेदर एन ऑप्शन इज एक्सरसाइज और नॉट बाय द होल्डर। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक ऑप्शंस को लागू किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण किससे होता है? एक ऑप्शंस को लागू किया जाएगा या नहीं, ये एक्सरसाइज किया जाएगा या नहीं, ये किस पे इसका निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए, द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन बी, द प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शंस। ऑप्शन सी, द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन डी, द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का जो डिसीजन होता है या फिर निर्णय अंतर्निहित संपत्ति की बाजार मूल्य पर निर्भर करता है, मार्केट प्राइस पर जो है वो डिपेंड करता है, जो ऑप्शंस के लाभकारी होने की संभावना को प्रभावित करता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। व्हाट हैपन्स इफ द इंडेक्स क्लोजेज बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन एट एक्सपायरी। अगर एक कॉल ऑप्शंस की एक्सपायरी पर इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस से नीचे बंद होता है तो क्या होगा? देखिए एक कॉल ऑप्शंस की समाप्ति पर पूछा है आपको। जब एक कॉल ऑप्शंस क्लोज होता है तो आप स्ट्राइक प्राइस जो है एक्सपायरी के दिन पूछा है, जो इंडेक्स है स्ट्राइक प्राइस से नीचे बंद होता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए, द ऑप्शन बायर मेक्स अ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट की संभावना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इंडेक्स क्लोज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। जब आपकी इंडेक्स जो है आपकी स्ट्राइक प्राइस से बिलो नीचे अगर बंद हो रही है तो आपका कॉल ऑप्शंस क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इसमें जो सूटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑप्शन बायर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी, द ऑप्शन बायर सेल नहीं। इसका मतलब आपका उत्तर इसमें ऑप्शन बी होगा, द ऑप्शन बायर्स लेट्स द ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट BEP फॉर अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉल ऑप्शन अनुबंध के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? BEP पॉइंट क्या होगा? ऑप्शन ए, द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम पेड। स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। ऑप्शन बी, द स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम पेड। ऑप्शन सी, द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स माइनस द प्रीमियम पेड। और ऑप्शन डी, द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्लस द प्रीमियम पेड। तो दोस्तों एक कॉल ऑप्शंस अनुबंध के लिए BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट वह मूल्य होता है जहां कॉल ऑप्शंस पर कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यह स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम भुगतान के योग के बराबर होता है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा द स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम पेड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ।
व्हेन इज अ कॉल ऑप्शन कंसिडर्ड टू बी इन द मनी ITM? एक कॉल ऑप्शन को कब इन द मनी माना जाता है? ऑप्शन ए, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस, जब अंतर्निहित संपत्ति की बाजार मूल्य स्ट्राइक प्राइस के बराबर होती है। ऑप्शन बी, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस, जब अंतर्निहित संपत्ति की बाजार मूल्य स्ट्राइक प्राइस से अधिक होती है। ऑप्शन सी, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, जब अंतर्निहित संपत्ति की बाजार मूल्य स्ट्राइक प्राइस से कम होती है। और ऑप्शन नंबर डी, व्हेन द ऑप्शन प्रीमियम इज जीरो, जब ऑप्शन प्रीमियम शून्य होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जब अंतर्निहित संपत्ति के बाजार मूल्य स्ट्राइक प्राइस से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कॉल ऑप्शन इन द मनी तब होता है जब अंतर्निहित संपत्ति की बाजार मूल्य स्ट्राइक प्राइस से अधिक होती है, जिससे ऑप्शंस का उपयोग लाभकारी होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पे ऑफ चार्ट फॉर अन ऑप्शन पोजिशन? एक कॉल ऑप्शन स्थिति के लिए पे ऑफ चार्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ऑप्शन स्थिति के लिए पे ऑफ चार्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन द एंटाइटल कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम की प्रारंभिक लागत का निर्धारण करना। ऑप्शन बी, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस, अंतर्निहित संपत्ति की कीमत के विभिन्न स्तरों पर संभावित लाभ या हानि की गणना करना। ऑप्शन सी, टू आइडेंटिफाई द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन अनुबंध की समाप्ति तिथि की पहचान करना। ऑप्शन डी, टू डिसाइड वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट, निर्णय लेना कि ऑप्शन को लागू करना है या नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस, अंतर्निहित संपत्ति की कीमत के विभिन्न स्तरों पर संभावित लाभ या हानि की गणना करना। देखिए, पे ऑफ चार्ट का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना होता है कि विभिन्न अंतर्निहित संपत्ति की कीमतों पर ऑप्शन की स्थिति से संभावित लाभ या हानि कितनी होगी, इसी के लिए पे ऑफ चार्ट को दिखाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। हाउ इज द प्रॉफिट कैलकुलेटेड इफ द इंडेक्स क्लोजेज एट 18,000 and you hold a call option with a strike price of 17,500 having paid a premium of Rs 95? यदि इंडेक्स 18,000 पर बंद होता है और आपके पास 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन है, जिसमें आपने 95 रुपये प्रीमियम भुगतान किया है, तो लाभ कैसे गणना की जाएगी? देखिए, 95 रुपये आपने प्रीमियम जो है उसका भुगतान किया है और आपकी जो इंडेक्स जो है अभी वो 18,000 पे क्लोज़ हुआ है, यानी 18,000 पे आपकी इंडेक्स क्लोज़ हुई है और स्ट्राइक प्राइस 17,500 की है। तो इसमें से हम 95 घटा देंगे जो कि हमारा प्रीमियम है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 405। तो इस प्रकार से हम लाभ निकालेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। What happens if the spot price of the index equal the strike price of the call option at expiry? अगर इंडेक्स का स्पॉट प्राइस समाप्ति पर कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के बराबर होता है तो क्या होगा? द ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शंस, द ऑप्शन होल्डर लेट्स द ऑप्शन एक्सपायरी वर्थलेस। ऑप्शन सी, द ऑप्शन होल्डर मेक्स अ प्रॉफिट। ऑप्शन डी, द ऑप्शंस होल्डर लॉस इक्वल द प्रीमियम पेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑप्शन होल्डर लेट द ऑप्शंस एक्सपायरी वर्थलेस। ऑप्शन धारक ऑप्शन को बेकार छोड़ देता है। जब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस समान होते हैं तो ऑप्शन का कोई लाभ नहीं होता है और ऑप्शन बेकार हो जाता है एक्सपायरी के दिन। चलते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस फॉर द होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन? एक कॉल ऑप्शन धारक के लिए अधिकतम हानि क्या होती है? द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम पेड। ऑप्शन बी, द प्रीमियम पेड। ऑप्शन सी, अनलिमिटेड। ऑप्शन डी, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रीमियम पेड। व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ द होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन जिसके पास कॉल लिया होता है जिसने, उसके लिए हमेशा लॉस जो होगा वो जितना उसने प्रीमियम पेड किया है वही उसका लॉस होता है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ।
What happens to a short call position when the underlying index price increases significantly? जब अंतर्निहित इंडेक्स ऑफ प्राइस में काफ़ी वृद्धि होती है तो एक शॉर्ट कॉल स्थिति को क्या होता है? ऑप्शन ए, इट मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द इंक्रीज इन द इंडेक्स प्राइस, यह इंडेक्स प्राइस की वृद्धि के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, इट एक्सपीरियंसेस पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉसेस, यह संभावित रूप से अनलिमिटेड हानियों का सामना करता है। ऑप्शन सी, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द इंडेक्स प्राइस मूवमेंट। ऑप्शन डी, इट बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू हायर प्रीमियम रिसीव्ड। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट एक्सपीरियंसेस पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉसेस। और देखिए शॉर्ट कॉल स्थिति में यदि इंडेक्स प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो संभावित हानियां असीमित हो सकती है क्योंकि कॉल ऑप्शन की कीमत बढ़ जाती है। जब आप कॉल जो है कोई भी शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका जो लॉस होगा वो आपका अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि प्रॉफिट आपका लिमिटेड होता है जो प्रीमियम आप देते हैं या प्राप्त करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। वॉट इज़ द मैक्सिमम गेन फॉर अ शॉर्ट कॉल पोजिशन? एक शॉर्ट कॉल स्थिति के लिए अधिकतम लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए, द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड। ऑप्शन बी, द प्रीमियम रिसीव्ड। ऑप्शन सी, अनलिमिटेड। ऑप्शन डी, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। एक शॉर्ट कॉल स्थिति के लिए अधिकतम लाभ जो होगा वो क्या होगा? अभी अभी हमने इसकी चर्चा की थी, द प्रीमियम रिसीव्ड, यानी जो प्राप्त प्रीमियम है वही हमारा क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जबकि लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। व्हेन डज अ शॉर्ट कॉल पोजीशन एक्सपीरियंस मैक्सिमम लॉसेस? एक शॉर्ट कॉल स्थिति को अधिकतम हानियां कब होती है? ऑप्शन ए, व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी, जब इंडेक्स प्राइस समाप्ति पर स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है। व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी, व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज अबाउ द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी, और व्हेन देयर इज अ ट्रेडिंग हॉल्ट ऑन द एक्सचेंज। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जब इंडेक्स प्राइस जो है समाप्ति पर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर हो जाता है तब हमें क्या होगा? जो अधिकतम हानियां होती है। शॉर्ट कॉल स्थिति में अधिकतम हानियां तब होती है जब इंडेक्स प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होता है, जिससे ऑप्शन का मूल्य बढ़ जाता है, और जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा हमारा लॉस भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। What is the relationship between the payoff of a long call position and a short call position? एक लॉन्ग कॉल स्थिति और एक शॉर्ट कॉल स्थिति के पे ऑफ के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन ए, दे हैव आइडेंटिकल पे ऑफ प्रोफाइल्स। ऑप्शन बी, दे हैव अपोजिट पे ऑफ प्रोफाइल्स। ऑप्शन सी, दे हैव नो रिलेशनशिप। ऑप्शन डी, दे हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिस्क। देखिए एक लॉन्ग कॉल स्थिति और एक शॉर्ट कॉल स्थिति के पे ऑफ के बीच संबंध क्या होता है? दे हैव अपोजिट पे ऑफ प्रोफाइल्स। लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल स्थिति के पे ऑफ प्रोफाइल विपरीत होते हैं। लॉन्ग कॉल स्थिति में लाभ बढ़ता है जबकि शॉर्ट कॉल स्थिति में हानि बढ़ती है। चलते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। व्हाट डज इफ मीन व्हेन इट्स stated that the short call payoff chart is a mirror image of the long call payoff chart? जब कहा जाता है कि शॉर्ट कॉल पे ऑफ चार्ट लॉन्ग कॉल पे ऑफ चार्ट का मिरर इमेज है तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, पे ऑफ चार्ट जो है वो आइडेंटिकल होंगे यानी समान होंगे, द पे ऑफ चार्ट आर आइडेंटिकल। ऑप्शन बी, द पे ऑफ चार्ट आर इन्वर्टेड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑप्शन सी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ऑप्शन डी, द पे ऑफ चार्ट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पे ऑफ चार्ट लाभ और हानि के संदर्भ में उल्टे हैं। जब शॉर्ट कॉल और लॉन्ग कॉल पे ऑफ चार्ट की तुलना की जाती है तो वे लाभ और हानि के संदर्भ में उल्टे होते हैं, यानी लॉन्ग कॉल में लाभ होता है जबकि शॉर्ट कॉल में हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। वाई डज अ कॉल सेलर शॉर्ट कॉल पोजिशन नीड टू पे मार्जिन टू द एक्सचेंज? कॉल विक्रेता को एक्सचेंज को मार्जिन क्यों भुगतान करना होता है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस पोटेंशियल लॉसेज। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज पोटेंशियल गेन। ऑप्शन सी, टू कवर द प्रीमियम रिसीव्ड। ऑप्शन डी, ड्यू टू द ऑब्लिगेशन एंड पोटेंशियल अनलिमिटेड लॉसेज। देखिए एक कॉल विक्रेता को एक्सचेंज को मार्जिन का भुगतान क्यों करना होता है? इसका ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर होगा, ड्यू टू द ऑब्लिगेशन एंड पोटेंशियल अनलिमिटेड लॉसेस। शॉर्ट कॉल स्थिति में संभावित हानियां असीमित हो सकती है। यहाँ पे शॉर्ट कॉल की स्थिति पूछी है। संभावित हानियां जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इसीलिए एक्सचेंज को मार्जिन की आवश्यकता होती है ताकि संभावित हानियों को कवर किया जा सके। तो चलते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। What happens to the short call position if the index closes exactly at the strike price of the call option at expiry? अगर इंडेक्स समाप्ति पर कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस पर बिल्कुल बंद होता है तो शॉर्ट कॉल स्थिति के साथ क्या होगा है। ऑप्शन ए, इट मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड, यह प्राप्त प्रीमियम के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, इट मेक्स अ लॉस इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड, यह प्राप्त प्रीमियम के बराबर हानि प्राप्त करता है। ऑप्शन डी, इट मेक्स नो प्रॉफिट और लॉस, और ऑप्शन डी, इट इमीडिएटली एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड, यह प्राप्त प्रीमियम के बराबर लाभ प्राप्त करता है। जब इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस पर बंद होता है तो शॉर्ट कॉल स्थिति का लाभ प्राप्त प्रीमियम के बराबर होता है, क्योंकि ऑप्शंस के लागू होने की स्थिति नहीं बनती और प्राप्त प्रीमियम पूरी तरीके से लाभ में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ शॉर्ट कॉल पोजिशन? शॉर्ट कॉल स्थिति का जोखिम प्रोफाइल सही तरीके से कौन सा बयान वर्णित करता है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ये बताता है। ऑप्शन ए, लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड गेन, सीमित हानि और अनलिमिटेड आपके लॉस, लिमिटेड लॉस यानी सीमित हानि और असीमित लाभ। ऑप्शन बी, अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड गेन। ऑप्शन सी, बोथ अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड गेन। ऑप्शन डी, बोथ लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड गेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड गेन। शॉर्ट कॉल की स्थिति में लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड होता है, जबकि गेन होगा वो लिमिटेड होगा प्रीमियम तक। चलते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। What is the primary considerations for a call seller when evaluating risk in a short call position? शॉर्ट कॉल स्थिति में जोखिम का मूल्यांकन करते समय कॉल विक्रेता के लिए मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन ए, द प्रीमियम रिसीव्ड, प्राप्त प्रीमियम। ऑप्शन बी, द पोटेंशियल फॉर मार्केट प्राइस मूवमेंट। ऑप्शन सी, द एक्सपायरी डेट ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शन डी, द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द पोटेंशियल फॉर मार्केट प्राइस मूवमेंट। देखिए शॉर्ट कॉल स्थिति में सबसे बड़ा जोखिम बाजार मूल्य में संभावित बदलाव होता है, जो हानि की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो है वो आपके लॉस जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा यहाँ पे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ में। व्हेन डज अ लॉन्ग पुट पोजीशन इनकर मैक्सिमम लॉसेस? लॉन्ग पुट स्थिति में अधिकतम हानियाँ कब होती है? ऑप्शन ए, व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी। व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी। ऑप्शन सी, व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज अबाउ द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी। ऑप्शन डी, व्हेन द ऑप्शन प्रीमियम एक्सीड द स्ट्राइक प्राइस। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हेन द इंडेक्स प्राइस इज अबाउ द स्ट्राइक प्राइस एस एक्सपायरी। लॉन्ग पुट स्थिति में अधिकतम हानियाँ तब होती है जब इंडेक्स प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होता है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो बेकार हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर अ लॉन्ग पुट पोजीशन? लॉन्ग पुट स्थिति के लिए अधिकतम लाभ की संभावना क्या है? ऑप्शन ए, द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम पेड, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। ऑप्शन बी, अनलिमिटेड बट एडजस्टेड बाय द प्रीमियम पेड। ऑप्शन सी, इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन डी, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। देखिए लॉन्ग पुट स्थिति के लिए अधिकतम लाभ की संभावना क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड बट एडजस्टेड बाय द प्रीमियम पेड। लॉन्ग पुट स्थिति में अधिकतम लाभ अनलिमिटेड होता है, लेकिन इसे प्रीमियम भुगतान से समायोजित किया जाता है। लाभ उस हद तक बढ़ सकता है जब अंतर्निहित संपत्ति की कीमत बहुत कम हो। चलते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। व्हाट डज द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग पुट पोजीशन? लॉन्ग पुट स्थिति के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, द पॉइंट एट विच द ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थलेस, वह बिंदु जिस पर ऑप्शन बेकार हो जाता है। द पॉइंट एट विच द प्रीमियम पेड इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी, द पॉइंट एट विच प्रॉफिट इक्वल लॉसेज। ऑप्शन डी, द पॉइंट एट विच प्रॉफिट एक्सीड द प्रीमियम पेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द पॉइंट ऑफ विच द प्रीमियम पेड इक्वल द स्ट्राइक प्राइस, वह बिंदु जिस पर प्रीमियम भुगतान स्ट्राइक प्राइस के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वह मूल्य होता है जहां पर लॉन्ग पुट ऑप्शन पर लाभ और हानि संतुलित होते हैं, यानी स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम भुगतान बराबर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ।
वाई डज अ पुट ऑप्शन बायर नॉट नीड टू पे मार्जिन टू द एक्सचेंज? पुट ऑप्शन खरीदार को एक्सचेंज को लाभ क्यों भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए बिकॉज द प्रीमियम पेड कवर ऑल पोटेंशियल लॉसेज। ऑप्शन बी बिकॉज पुट ऑप्शंस इन्वॉल्व फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन सी बिकॉज पुट ऑप्शंस हैव लिमिटेड पोटेंशियल लॉसेज। ऑप्शन डी बिकॉज पुट ऑप्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑब्लिगेशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज पुट ऑप्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑब्लिगेशन। पुट ऑप्शंस खरीदार को किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती, इसलिए मार्जिन भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क फॉर अ बायर ऑफ अ लॉन्ग पुट ऑप्शन? लॉन्ग पुट ऑप्शंस का खरीदार के लिए प्राथमिक जोखिम क्या है? ऑप्शन ए अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल। ऑप्शन बी लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। ऑप्शन सी रिक्वायरमेंट टू पे मार्जिन ऑन द ऑप्शन। ऑप्शन डी एक्सपोजर टू डेली सेटलमेंट प्राइस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल। लॉन्ग पुट ऑप्शन खरीदार की हानि की संभावना अनलिमिटेड हो सकती है, हालांकि वास्तविकता में हानि प्रीमियम तक सीमित होती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। व्हेन डज अ लॉन्ग पुट ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन? ऑप्शन ए when the index price is above the strike price, when the index price is below the strike price. Option C when the index price equal the premium paid. Option D when the index price reach zero. देखिए पूछा गया है कि लॉन्ग पुट ऑप्शंस धारक ऑप्शंस का उपयोग कब करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जब इंडेक्स प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है। लॉन्ग पुट ऑप्शन धारक तब ऑप्शंस का उपयोग करता है जब अंतर्निहित संपत्ति की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे होती, जिससे लाभ प्राप्त होता है। तो चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट हैपन्स टू द लॉन्ग पुट पोजीशन इफ द इंडेक्स क्लोजेज एग्जैक्टली एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन एट एक्सपायरी? अगर इंडेक्स समाप्ति पर पुट ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस पर बिल्कुल बंद होता है तो लॉन्ग पुट स्थिति के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए इट मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द प्रीमियम पेड। ऑप्शन बी इट मेक्स अ लॉस इक्वल टू द प्रीमियम पेड। ऑप्शन सी इट मेक्स नो प्रॉफिट और लॉस। ऑप्शन डी इट इमीडिएटली एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इट मैक्स नो प्रॉफिट और लॉस। जब इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस पर बंद होता है तो लॉन्ग पुट ऑप्शन बेकार हो जाते हैं और खरीदार को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस चैप्टर 4 MCQ पार्ट 2 था, यानी हमारी ये दूसरी सीरीज़ चल रही है। इसके बाद एक और सीरीज़ हम लाने वाले हैं जिसमें इतने ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको NISM सीरीज़ 8 को आसानी से क्रैक करना है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं होगा, जहाँ पे 1000 से अधिक हमारे पास MCQs है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे एज इट इज़। तो तैयारी को मजबूत करें, इसलिए हमारे साथ बने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।